हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जिनका भी हिंदी होगा और उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में एमजेसी हो या एमडीसी हो या एमआईसी के रूप में हिंदी को लिया होगा, तो उन तीनों ही सिलेबस में ये यानी कि एमजेसी हो, एमडीसी या एमआईसी, तीनों के सिलेबस में जो फर्स्ट यूनिट है आदि काल आपको पढ़ना है, फिर आपको मध्यकाल और फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल पढ़ना है। पूरा आपका यही पढ़ना है। तो उसमें आज के वीडियो में पूरा आदि काल हम ख़त्म करा देंगे। फिर अगर आपका डिमांड रहा तो हम तुरंत फिर इसके ऊपर मध्यकाल और आधुनिक यानी कि रीतिकाल पर वीडियो बना के ला देंगे, ताकि आपका पूरा एग्ज़ाम जो 16 तारीख से होने वाला है वह 15 तक आपका पूरा हम करा दें। तो चलिए, आज थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस बना के रहिएगा तो बड़ा मज़ा आएगा और अच्छे से आप पूरा का पूरा आदिकाल का पूरा निचोड़ आपके पास होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आदिकाल का नामकरण और कालखंड को देख लेते हैं, इसकी विशेषता को देख लेते हैं। तो पहली बात, आचार्य शुक्ल रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आदिकाल को महाराज भोज से लेकर हमीरदेव तक के काल को माना गया है। पिछले वीडियो में हमने सारी बातें बताया था कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही हिंदी का काल विभाजन किया गया है, जिसको सभी ने स्वीकारा है। तो उसी में आदिकाल के बारे में जब इन्होंने बोला तो इन्होंने बताया कि महाराज भोज से लेकर हमीरदेव के तक के काल को आदिकाल माना गया। यानी कि आदिकाल का समय इन्होंने बताया है 1050 से 1375 संवत ईस्वी तक, यानी 1050 से 1375 संवत ईस्वी तक को आदिकाल के रूप में माना गया है। और ये किन्होंने बताया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ये बात ध्यान में रखिएगा, पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं, इस पे ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। उन्होंने इस काल को वीरगाथा काल भी कहा है। तो ये याद रखिएगा, वीरगाथा काल इसको इसलिए कहा गया है बच्चों, इसका आदिकाल को ही वीरगाथा काल इसलिए इसका नामकरण किया गया चूँकि इस काल में जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं उसमें वीरों के बारे में लिखी गई, यानी युद्धों के बारे में, राजाओं महाराजाओं के बारे में लिखी गई है, इसीलिए इसको वीरगाथा काल कहा गया। इस काल का नामकरण शुक्ल जी के द्वारा किया गया था, वीरगाथा काल। ठीक है, इस काल में लिखी गई रचनाओं के यानी कि ये जो वीरगाथा काल रखा गया था, तो शुक्ल जी ने इसका नाम अगर वीरगाथा काल रखा तो इसके पीछे का एक रीजन था। क्या जानते हैं? इस समय जितनी भी रचनाएं लिखी गई थी उनकी प्रवृत्ति यानी कि वो जो लिखी गई थी उसका तकनीक जो था, यानी जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज हुआ था, वो वीरों के ऊपर था, यानी कि राजा महाराजा के ऊपर, कहानियों के ऊपर था। इसीलिए उन्होंने इसको वीरगाथा काल कहा। लेकिन उनके इन चीज़ों को मानने से लोगों ने, इनका बाद के मतलब अन्य साहित्यकारों ने अस्वीकृत कर दिया और उन्होंने अपने हिसाब से इसको आदिकाल ही स्वीकारा है, यानी वीरगाथा काल को सबों ने नहीं स्वीकृत किया। ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, इस काल में जितनी भी रचनाएं लिखी गई वह सभी अप्रामाणिक हैं, यानी कि वो सही नहीं है, यानी कि उसमें मिथ है, यानी कि गलतियां भरी पड़ी हैं, यानी कि उसमें झूठी बातें बहुत ज़्यादा है। ये बात ध्यान में रखिएगा, जिसे बहुत बाद में खोजा गया था। ये तो आपको समझ में आ गया। विभिन्न विद्वानों के द्वारा आदिकाल को अलग अलग नाम से पुकारा गया, यानी इसके अलग अलग नाम विभिन्न विद्वानों ने या रचनाकारों ने दिया है। तो वो कौन कौन नाम है? तो देखिए, राजकुमार वर्मा के द्वारा इसको आदिकाल को संधि काल या चारण काल के नाम से बोला गया है, जो कि 750 से 1000 ईस्वी और फिर 1000 से 1375 ईस्वी का काल बोला गया है। फिर देखिए, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा सिद्ध सामंत युग बोला गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा बीजवपन काल बोला गया है। विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा वीर काल बोला गया है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल कहा है। तो यही सबसे मान्य है। आज जो इसको माना गया है ये आदिकाल के ही रूप में माना गया है। आपसे ऑप्शन रहेगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें यही 4-5 नाम रहेंगे। हो सकता है मिलाने दे दे, या हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि किसने इसको सिद्ध सामंत काल कहा है। तो ये सब याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब आ जाइए अगली चीज़ को देखते हैं। अब देखते हैं कि आदिकालीन जो रचनाएं हुई, यानी कि हिंदी साहित्य में आदिकालीन जो भी रचनाएं की गई हैं, तो उस समय जब रचना इसकी हो रही थी उस समय की परिस्थिति क्या थी। यानी मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए, अभी मान लीजिए आप ही इससे पहले जितना बताया ना, इसके पहले भी वीडियो में हम बता चुके थे, इसीलिए उसको स्पीड में हम बढ़ा दिए। ठीक है, अब यहाँ से नई चीज़ें हैं, नई चीज़ को समझते चलिएगा। मान लीजिए कि आज आप एक
कोई भी आप हिंदी की रचना कीजिएगा यानी किताब लिखिएगा, तो अभी की स्थिति के हिसाब से लिखिएगा। तो अभी की स्थिति क्या थी, यानी कि अभी की राजनीतिक स्थिति क्या है, उसके बाद आपको धार्मिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, सांस्कृतिक स्थिति क्या है, साहित्यिक स्थिति क्या है, ये सबको भी आपको दिखाना होगा जब आप रचना कीजिएगा। तो उसी तरह आदिकाल में जितनी भी रचनाएं हिंदी साहित्य को लेकर हुई, तो वह भी कई एक विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में की गई। तो वही परिस्थिति को अब देखना है कि कौन कौन परिस्थिति में की गई है। ये देखिए आपके सिलेबस में मेंशन है कि राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक, ये पांचों आपके सिलेबस में मेंशन है, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी होगा। तो देखिए जब हिंदी साहित्य की रचना हो रही थी, यानी आदिकालीन हिंदी साहित्य की रचना जब की जा रही थी, उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, तो उसको 1 मिनट समझिए। देखिए उस समय क्या था जानते हैं, जब रचना इसकी हो रही थी, गुप्त साम्राज्य समाप्त हो गया था, यानी गुप्त काल का पतन हो गया था। उसके बाद भारत में हर्षवर्धन का काल चल रहा था उत्तर भारत में, लेकिन हर्षवर्धन जब मर जाता है ना, उसके बाद भारत छोटे छोटे खंडों में, यानी कि संपूर्ण भारत जो है वो, वहाँ का इतिहास देखिएगा तो ये पूरा छोटे छोटे खंडों में बट के यहाँ पे इतिहास मतलब शासक हो रहा था। यानी राजपूत वंश के शासकों ने अलग अलग ढंग से इसको शासित किया और अलग अलग छोटे छोटे खंडों में बट के यहाँ पे शासन चल रहा था। तो इससे क्या हुआ, जब इतिहास को लिखा गया ना इस समय, तो इसका प्रभाव भी आपको इतिहास लिखने, यानी माफ़ कीजिएगा, हिंदी साहित्य जब लिखा गया तो उसके ऊपर भी देखने को मिलता है। क्यों, देखिए, तो उसके ऊपर इसलिए पड़ा, मान लीजिए कि अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो आज जो भी लोग लिखेंगे, खास करके कुछ अगर मान लीजिए कोई किताब लिखेंगे, और अगर मान लो कि सरकार की मंशा हो कि उस किताब को पब्लिश नहीं होने दे, तो वो नहीं होने देगी। ठीक वैसे ही जब उस समय लिखा जाता था ना कोई भी कहानी या कविता, तो वो किसी न किसी जो है शासक के संरक्षण में लिखा जाता था। यानी मान लीजिए आप एक शासक थे उस समय, और आप ही के अंदर 500, 1000 ऐसे करके या 50 ऐसे कुछ कवि होते थे जो आपके अंदर रहते थे, और वो आप ही के पास रह के लिखते थे। तो स्वाभाविक था जिसके पास रह के जो आदमी कोई रचना करेगा, तो मान लीजिए किसी के पास आप रह रहे हैं, आप ही के पास कोई व्यक्ति रह रहा है, और वो आप ही के बारे में जब लिखेगा तो आपकी अच्छा ही बात लिखेगा, इसमें बुरा बात नहीं लिखेगा, चूँकि डर से उसको पता है कि ये मरवा देगा हमको। और उस समय के प्राचीन भारत के शासक लोग थे, तो वो लोग तो कुछ भी करा सकते थे। तो यही था, राजनीतिक स्थिति ऐसी ही थी, यानी भारत उस समय छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ था। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों का भारत पे आक्रमण हुआ, और जब वो आक्रमणकारी भारत आए तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इस्लामिक, यानी कि मतलब जो है, देखिए हिंदी टेक्स्ट बुक तो लिखा ही जा रहा था, कविता लिखा ही जा रहा था, लेकिन अरबी हुआ, फारसी भाषाओं में भी कुछ कुछ रचनाएं लिखी जाने लगी। तो इस समय आप इतना ध्यान में रखिए कि 1206 ईस्वी तक यहाँ पे मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गया। ठीक है, तो कहाँ, भारत में। तो इतनी चीज़ें, तो देखिए अब इसको हम पढ़ देते हैं, राजनीतिक स्थिति यहाँ की कैसी थी। तो अब उस चीज़ को, जब आदिकाल चल रहा है, वहाँ हिंदी साहित्य लिखा जा रहा है, तो उस समय की भारत की राजनीतिक स्थिति क्या है उसको अब समझिए। देखिए हिंदी साहित्य का लेखन कार्य आदिकाल में प्रारंभ हुआ, तब उस समय भारत की जो है राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उस समय भारत में केंद्रीय सत्ता समाप्त हो गया था, यानी कि देखिए गुप्त काल है या फिर हर्षवर्धन का काल समाप्त हो गया था। अब धीरे धीरे छोटे छोटे राजवंशों का शासन चल रहा था। ठीक है, भारत पर बाह्य आक्रमण भी होने लगे थे, और इसी समय मुसलमानों के द्वारा सिंध पर प्रवेश करके उन्होंने भी भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। और 712 में आप जानते हैं सिंध विजय मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा कर लिया गया। और यहाँ पे क्या होता है, ये मुस्लिम आक्रमणकारी जब सिंध विजय कर लिए, तो इसी के बाद में धीरे धीरे आप देखेंगे कि इतिहास में आपको देखने को मिलेगा ये कि यहाँ पे धीरे धीरे और भी मुस्लिम लोग आए। मोहम्मद गजनवी आया जिसने सोमनाथ मंदिर को लूट के चला गया। फिर देखिए मोहम्मद गोरी आया, उसने यहाँ पे तराइन का युद्ध जीता। उसके बाद देखिए 1206 ईस्वी में भारत पर दिल्ली सल्तनत की सत्ता स्थापित हो गई। यानी सीधा मतलब है ये एकदम उथल पुथल का दौर था। इसी समय आदिकालीन साहित्य की रचना हो रही थी। तो इतनी बातें ध्यान में रखिए, राजनीतिक स्थिति से ये उथल पुथल का दौर था, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए जब ये रचनाएं हो रही है, तो इस समय भारत की सामाजिक स्थिति क्या थी। यानी आदिकालीन साहित्य जब लिखा जा रहा था, उस समय समाज भी बहुत वर्गों में बटा हुआ था बच्चों।
उस समय क्या था, हिंदू में भी कई एक वर्गों में ये बट गया था, हिंदू जो है कई एक जातियों में विभाजित हो गया था। उसके बाद देखिए समाज में रूढ़िवादिता व्याप्त हो गई थी तथा छुआछूत की भावनाएं समाज में काफ़ी प्रबल हो गई थी, यानी कि लोग घृणा करने लगे थे एक दूसरे से ही, मानव ही मानव से घृणा करने लगा था। इस समय भारतीय समाज में रह रहे जातियाँ आपस में ही युद्ध करती थी, यानी कि जो है भारत में रह रहे जैसे राजपूत लोग थे जो छोटे छोटे राजवंशों में बट गए थे, वो एक राजपूत राजा दूसरे राजपूत राजा को ही पराजित करने के लिए लगे होते थे। यानी भारतीय समाज काफ़ी बटा हुआ था, ठीक है। और इसी में क्या होता है, मुस्लिम आक्रमणकारी जब भारत में आए तो एक नए लोग आ गए, हमारे समाज में प्रवेश कर गए, जो कि इस्लाम को मानने वाले थे, एक नए धर्म को मानने वाले लोग आ गए, जिससे हमारे समाज में और भी डाइवर्सिटी देखने को मिलने लगा। तो जिसका प्रभाव जो है जब लिखा जाने लगा, आदिकालीन साहित्य लिखा जा रहा था, उस पर भी देखने को मिलता है, और उसकी मतलब आदिकालीन ग्रंथों में भी इस चीज़ की चर्चा देखने को मिलती है, ठीक है। वही चीज़ हम लिखें, इस समय की समाज की स्थिति के बारे में हमें हिंदी साहित्य की जो भी रचनाएं की गई आदिकालीन, उसमें भी देखने को मिलती है। इतनी बातें इसमें बताए हैं। चलिए अब अगले चीज़ को देख लेते हैं हम। अब देखिए धार्मिक स्थिति क्या थी, जब हिंदी साहित्य लिखा जा रहा था तो इसकी धार्मिक स्थिति क्या थी। तो उस समय भारत की धार्मिक स्थिति भी अलग थलग थी, चूँकि हिंदू धर्म के साथ साथ, यानी हिंदू धर्म में तो आप जान ही रहे थे कि आप देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो विकास होता है हिंदू धर्म के विरोध में होता है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म में देखिए जादू मतलब तंत्र मंत्र की बातें ज़्यादा है, तो इस वजह से उसी के विरोध में बौद्ध और जैन धर्म का विकास हुआ। लेकिन इस समय आते आते देखिएगा, जब आदिकालीन साहित्य लिखा जा रहा है हिंदी साहित्य, तो उस समय आते आते देखिएगा ना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी कई एक तरह की विकृतियाँ आ गई, यानी गलतियाँ आने लगी। उसमें भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी कई वर्गों में बंटने लगा, जैसे महायान, बौद्धयान, फिर हीनयान, ये सभी शाखाएं बन के उभर के आने लगी। श्वेतांबर, दिगंबर, जैन धर्म बट गया, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बट गया। तो ऐसी इनकी शाखाएं बटने लगी। जो इन्होंने विरोध करके, हिंदू धर्म का विरोध करके बौद्ध और जैन धर्म जो पब्लिश हुई, यानी सामने आई, वो अब धीरे धीरे धरातल में जाने लगी, यानी उसमें भी विकृतियाँ देखने को मिलने लगी। इस समय यही हाल था। उसके बाद देखिए इसी समय क्या होता है, शंकराचार्य का भी प्रादुर्भाव हुआ और उनके विचार अब धीरे धीरे फैल रहे थे समाज में, तो इतना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए तो मुस्लिम धर्म भी, यानी इस्लाम धर्म भी भारत आया, तो इस्लाम धर्म का भी धीरे धीरे इस समय फैलाव हो रहा था, जिसकी जानकारी हमें हिंदी साहित्य से भी मिलती है, यानी आदिकालीन साहित्य में भी देखने को मिलती है। इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए जब हिंदी यानी आदिकालीन साहित्य की रचना हो रही थी, तब भारत की सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, अब उसको देखिए। तो आदिकालीन साहित्य की जब रचना हो रही थी, उस समय भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी जो है भारत में प्रवेश कर गए थे, जिसके कारण जो हिंदू और मुस्लिम संस्कृति यानी इंडो इस्लामिक कल्चर का समावेशन हुआ। यानी भारत में जब मुस्लिम लोग आए तो उन्होंने अपने साथ कुछ कुछ धर्म से संबंधित या समाज से संबंधित रीति रिवाज को लेकर वो आ गए। जैसे बुर्का व्यवस्था जो चलती है, जो कि मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं आज भी, तो वह भी अपने साथ लाए। तो यहाँ के लोग भी उस व्यवस्था को अपनाने लगे। तो इससे क्या हुआ, हिंदू यानी इसी को बोला जाता है इंडो इस्लामिक कल्चर का एक समन्वय हुआ, यानी एक साथ मिला। यानी हिंदुओं का जो कल्चर था और मुसलमानों का कल्चर जो था एक दूसरे पे प्रभावित हुआ। यानी हिंदू कल्चर जो है मुसलमानों को प्रभावित किया और मुस्लिम कल्चर जो है हिंदुओं को प्रभावित किया, और हमारे समाज में ये धीरे धीरे फैलने लगा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, जिसकी जानकारी, यानी धीरे धीरे मुसलमानों के भारत में आगमन के कारण हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संरचना में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। और जो है भारत में जो इमारतें बनती थी, पहले केवल मंदिर का निर्माण होता था, अब जो मुस्लिम आ गए तो इससे मस्जिदों का निर्माण होने लगा। तब तथा कई एक बड़े बड़े इमारतों, जैसे कि आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सब निर्मित किया गया। इन तमाम चीज़ों का निर्माण होने लगा। तो देखिए जब इस चीज़ को लिखिएगा आप ना, तो इसी तरह का डायग्राम बनाइएगा जो डायग्राम हमने बताया है। यहाँ पे जो डायग्राम अभी आपको दिख रहा होगा, ये पहले डायग्राम बना दीजिएगा, फिर इसका आंसर लिखने का कार्य कीजिएगा। तो ये ज़्यादा आसान और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देख लेते हैं इस समय जब आदिकालीन हिंदी साहित्य लिखा जा रहा है, तो इस समय साहित्यिक परिस्थितियाँ भारत की कैसी थी, यानी साहित्य किस तरह की लिखी जा रही थी। तो उस समय देखिए भारत में संस्कृत में भी साहित्य लिखा जाता था, अपभ्रंश भाषा में भी साहित्य लिखा जाता था, और हिंदी भाषा में भी साहित्य लिखा जा रहा था। तो यानी 3 भाषाओं में साहित्य लिखे जा रहे थे उस समय, अपभ्रंश,
संस्कृत और हिंदी। तो इतनी बातें याद रखिएगा। थोड़ा स्पीड है हमारा, हम जान रहे हैं कि हम थोड़ी स्पीड में आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का वजह ये है कि आपका एग्ज़ाम जल्द है, तो हम चाह रहे हैं कि कम समय में आपको हर चीज़ दे दें, ताकि आप एक बार रिवीजन करें और एक बार नोट्स आपको हम दे देंगे टेलीग्राम पे, तो उसको पढ़ लीजिएगा तो आपका सारा चीज़ हो जाए। उसके बाद देखिए, अगर वीडियो आपको लगे कि धुंधला दिख रहा है तो आप अपने क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। 144 पे देखिएगा तो ये क्वालिटी कम होता है, तो इससे आपको धुंधला दिखेगा, इसीलिए थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा तो आपको साफ दिखने लगेगा। ठीक है, तो आप अब देख लीजिए हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं या प्रवृत्तियाँ। आपसे पूछेगा हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं या प्रवृत्तियों का वर्णन करें, तो उसकी प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी है, अब उसको देखिए। तो उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहली प्रवृत्ति है कि इस समय लिखी गई सभी रचनाएं प्रमाणिकता का अभाव, यानी कि इस समय की जितनी भी रचनाएं हैं वह प्रमाणिक नहीं है। प्रमाणिक का मतलब क्या है जानते हो बच्चों? जो सिद्ध हो कि यही सही है, यानी कि 2 जोड़ 2 4 होता है, ये सिद्ध है कि 2 में 2 मिला देंगे तो 4 हो जाता है। लेकिन उस समय की जो भी रचनाएं हुई थी आदिकालीन, वो सिद्ध नहीं था कि ये सही है कि नहीं है, यानी वो गलत ही था, यानी अप्रमाणिक था, यानी कि उसमें मिथ्य चीज़ें भरी हुई थी, यानी गलत चीज़ों का भी समावेशन था। तो उस समय की रचनाओं में, जैसे उस समय की रचनाएं कुछ हैं, खुमान रासो है, विसल देव रासो है, पृथ्वीराज रासो है। तो ये 3-4 रचनाएं आपको याद रखनी है। खुमान रासो, विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, ये सभी उस समय की यानी आदिकालीन रचनाएं हैं। तो ये तीनों ही नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, इस समय लिखी गई जितनी भी रचनाएं हैं उसमें ऐतिहासिक चीज़ों का अभाव है, यानी कि वो जो है ना महत्वपूर्ण, यानी सीधा समझिए इस समय जितनी भी रचनाएं हुई थी आदिकालीन, उसमें जो है ना अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग, यानी कि जो सही नहीं है उसको भी यूज किया गया था। तो इसीलिए इसी को बोला जाता है, इसमें ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए। इसकी दूसरी विशेषता है, तीसरी विशेषता इसकी क्या है? इस काल की लिखी गई सभी ग्रंथों में युद्धों का सजीव वर्णन देखने को मिलता है। यानी देखिए, इस समय जितनी भी रचनाएं लिखी गई उसमें युद्ध के बारे में चर्चा है। जैसे मान लीजिए उस समय के जितने भी कवि होते थे ना, वो युद्ध में भी भाग लेते थे, वो राजा महाराजा के पास रहते थे और युद्ध में भाग लेने का कार्य करते थे और राजा महाराजा को उकसाने का कार्य करते थे। यानी वो बोलते रहते थे कि आप युद्ध लड़िए, आप दूसरे जो बगल वाला राज्य है उससे लड़िए। मान लीजिए ये कोई राजा है, इसका राज्य यहाँ तक है, फिर दूसरा राजा बी है, उसका राज्य यहाँ तक है। तो ए राजा के पास जो मंत्री रहता था या कवि रहता था ना, या जो रचनाकार रहता था, वो बोलता था कि आप बी पर आक्रमण करके बी वाले क्षेत्र को जीत लीजिए। तो इसी तरह वो युद्ध करने के लिए प्रेरित करने का कार्य करता था। इसीलिए इसमें युद्ध का सजीव वर्णन मिलता है, किसमें? आदिकालीन साहित्य में। तो ये तीसरी इसकी विशेषता है। चौथी इसकी विशेषता है कि इस समय जितनी भी रचना की गई उसमें आश्रयदाताओं का गुणगान, यानी कि मान लीजिए आप एक राजा हैं, सोच लीजिए थोड़ा सा, आप हैं नहीं ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन आप सोचिए कि आप एक राजा हैं और आपके पास कोई रहता होगा, आपके पास कोई कवि रहता है, तो वो कवि या लेखक रहता है आपके पास, वो जो भी चीज़ लिखेगा ना तो आपके गुणगान में लिखेगा, क्योंकि उसको इस बात का डर है कि अगर आपके विरोध में लिख देगा तो आप उसको हटा दीजिएगा, अपने पास नहीं रखिएगा। तो ये वही होता था उस समय। आदिकाल में भी यही, जितनी भी रचनाएं लिखी जाती थी ना, वो गुणगान में लिखी जाती थी। किसकी? राजा महाराजा के गुणगान में लिखी जाती थी, यानी आश्रयदाता के गुणगान में। आश्रय मतलब जो अपने पास लोगों को रखता हो, उसके गुणगान में लिखी जाती थी। इसलिए भी इसकी मतलब एक तरह से कमी है, एक तरह से ये विशेषता भी है और कमी भी है। उसके बाद देखिए 5वां पॉइंट, इस काल में लिखी गई रचनाओं में राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव देखने को मिलता है। यानी इस समय जो भी रचनाएं लिखी गई उसमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं देखने को मिलती है। राष्ट्रीयता का मतलब होता है ना कि बच्चों, पूरे भारत का जो भी एरिया है, पूरा भारत का, इस पे इसकी बातें कहीं नहीं मिलती है देखने को। यानी कि जितनी भी रचनाएं हैं उसमें केवल और केवल छोटे छोटे एरिया की बातें हैं, पूरे भारत के बारे में चर्चा कहीं नहीं है। तो इससे ये समझ में आता है कि इस समय जो भी रचनाएं हुई उसमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है, यानी राष्ट्रीय भावना इनके अंदर नहीं था उस समय। ठीक है, इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए 6ठा पॉइंट है इसका, इस काल में लिखे गए सभी ग्रंथ में रसों का प्रयोग हुआ है। जैसे इस समय की रचनाओं में वीर रस और श्रृंगार रस का भरपूर प्रयोग किया गया है। वीर रस का मतलब होता है ना बच्चों, जो कि शासकों के बारे में लिखा गया हो, उसकी प्रशंसा में लिखा गया हो। और श्रृंगार में भी आप जानते ही हैं, श्रृंगार से में भी उसमें भी होता है ना कि श्रृंगार रस में सारी चीज़ें घटनाएं लिखी गई हो। इसको भी हम पढ़ाएंगे आगे, तो इसको वहाँ पर समझ आइएगा, लेकिन इतना याद रखिए।
तो इस समय की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें रसों का प्रयोग किया है, वीर रस हो, श्रृंगार रस में कविताएं लिखी गई है, ये ध्यान में रखिएगा। 7वां पॉइंट है आदिकालीन साहित्य में प्रकृति का भी वर्णन है, प्रकृति मतलब नेचर का भी वर्णन इसमें किया गया है, तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए 8वां पॉइंट को देख लेते हैं, अगला पॉइंट को। तो अगला पॉइंट है 8वां, इस काल की लिखी गई रचनाओं में जनजीवन से अछूती है, यानी कि इस काल की जो भी रचनाएं हैं उसमें जनजीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, यानी आम लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इस काल की रचनाओं में केवल और केवल राजा महाराजा और युद्ध के बारे में ही ज़्यादा जानकारी मिलती है, आम लोगों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। यही बात बोल रहा है कि आम जनमानस की का वर्णन बहुत कम किया गया है। 9वां पॉइंट इसकी विशेषता ये है, इस काल की रचनाओं में धार्मिक साहित्य भी लिखा गया है, जैसे जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, ये सब भी लिखे गए। यानी इस समय जो भी रचनाएं, यानी आदिकाल में जो भी रचनाएं हुई उसमें धार्मिक साहित्य भी लिखे गए, जैसे जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य, ये सब सभी, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इस काल में रासो साहित्य भी लिखे गए, जैसे खुमान रासो है, पृथ्वीराज रासो साहित्य भी लिखे गए हैं। तो यानी इसमें रसों का प्रयोग हुआ है, जो वीर रस का प्रयोग हुआ है इसमें खुमान रासों में है या फिर पृथ्वीराज रासों में, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखनी है। इसका 11वां पॉइंट है कि इस काल में लौकिक काव्य भी लिखे गए। लौकिक काव्य होता है जो कि मतलब एक तरह से जो वीर रस के बाद का जो साहित्य होता है ना, लौकिक साहित्य, तो इसके पाठ को पढ़िएगा, जैसे सिद्ध जैन साहित्य है, लौकिक साहित्य है, ये सब इसके पाठ ही हैं, तो इसको भी हम लोग एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। तो लौकिक साहित्य का भी रचना हुआ, जैसे अब्दुल रहमान का संदेश रासक, ठीक है, इसको याद रखिएगा। विद्यापति का पदावली और कीर्ति पताका, ये सभी जो है लौकिक साहित्य हैं, तो इस सब को याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इसमें जो चर्चा किए थे आदिकाल का, मतलब हमने इसमें आपको बता दिया आदिकाल का जो है नामकरण आपको बता दिया, इसका कालखंड बता दिया, माफ़ कीजिएगा, रुकिए 1 मिनट। इसमें हम आपको बताए कालखंड इसका बताए, नामकरण बताए, विशेषता बता दिए, और इसके बारे में हम बताए कि किस परिस्थिति में ये सभी ग्रंथों की रचना हुई, यानी आदिकालीन जो भी साहित्य लिखे गए वो किन परिस्थितियों में लिखे गए, उन चीज़ों को भी हम बता दिए। यानी कि इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा एक ही वीडियो से, ये बहुत बड़ा वीडियो भी नहीं है, लेकिन इसमें हमने सब चीज़ का निचोड़ डाल दिया है, तो आप यहाँ से कर जाइएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।